दोस्तों आज मैं आपको सिल्क रोड कहानी सुनाऊंगा जिसे लिखा है निक मिडल्टन ने। निक मिडल्टन ज्योग्राफी के टीचर थे और इनका सपना था कि माउंट कैलाश जाएं और माउंट कैलाश में जाकर ना कोरा परफॉर्म करें। कोरा एक बुद्धिस्ट प्रैक्टिस होती है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इसमें माउंटेन का चक्कर लगाया जाता है पैदल चलकर। जैसे हिंदुइज्म में परिक्रमा होती है, क्लॉकवाइज चक्कर लगाया जाता है। वैष्णो देवी परिक्रमा होती है, गोवर्धन परिक्रमा होती है, गंगा परिक्रमा होती है। ऐसे मुस्लिम्स में भी आपने देखा होगा हज होता है, 7 बार चक्कर लगाया जाता है काबा का। और बिल्कुल ऐसे ही बुद्धिज्म में होता है कोरा। माउंट कैलाश पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाना होता है और हमारे ऑथर निक मिडल्टन ने डिसाइड किया कि वो कोरा परफॉर्म करेंगे। उनके साथ में एक गाइड भी है जिसका नाम है सैटर्न और उनका एक दोस्त है डैनियल। ये तीनों निकल पड़े हैं। अब सैटर्न ये कहता है कि हम ना एक शॉर्टकट लेते हैं, एक काम करते हैं, सिल्क रोड को लेते हैं। सिल्क रोड का हो, सिल्क रूट का हो, एक ही बात है। और ये रूट जो है ना वो एशिया को यूरोप से जोड़ता है। अब ये शॉर्टकट तो है लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कहीं पर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, कहीं पर बर्फ जमी हुई है, कहीं पर रास्ता ब्लॉक है, कहीं पर बहुत ही खूंखार जानवर हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस रास्ते पर। पहाड़ों का रास्ता तो आपको पता ही है कि कितना चैलेंजिंग होता है, कितने खतरे होते हैं उसमें। अच्छा एक बात और बता दूं, डैनियल को कोरा परफॉर्म नहीं करना। डैनियल बस ऑथर के साथ में जा रहा है, उनका साथ देने के लिए जा रहा है। बीच रास्ते से वो वापस लौट जाएगा। और जो सैटर्न है ना वो गाइड है, वो भी वापस चला जाएगा। आखिर में सिर्फ नरेटर बचेंगे हमारे। अब कहानी में क्या क्या होगा, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो ऑथर का इंतज़ार कर रहे हैं, तो चलिए मैं कहानी को शुरू करता हूँ और आप सभी का इंग्लिश फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। सुबह सुबह का टाइम था और उस सुबह जब हम लोग अलविदा कह रहे थे तो नीले आसमान में आधा चांद दिखाई दे रहा था। और फिर जब सूरज निकला तो बादल भी गुलाबी चमकने लगे। वो बादल ऐसे लग रहे थे जैसे लंबा सा ब्रेड हो। और दूर के पहाड़ों की चोटियों पर भी हल्का हल्का गुलाबी रंग चमक रहा था। तो बताना चाह रहे हैं कि बहुत ही सुहाना, बहुत ही गुलाबी मौसम था उस सुबह। और अब हम रावू जगह को छोड़ रहे थे। उस वक्त लामो ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक फेयरवेल गिफ्ट देना चाहती हूँ। दोस्तों लामो कौन है ये कहानी में कहीं पर भी नहीं बताया गया। बस ये स्टार्टिंग में आती है, ऑथर को गर्म कपड़े देने के लिए फेयरवेल गिफ्ट देती है ऑथर को। ऑथर ने हमें नहीं बताया कि लामो उनकी क्या लगती है। तो ऑथर हमें बताते हैं कि एक शाम क्या हुआ था। डैनियल के थ्रू मैंने लामो को बताया था कि मैं माउंट कैलाश में जा रहा हूँ। माउंट कैलाश में जा रहा हूँ कोरा करने के लिए। और लामू ने कहा था कि मुझे ज़्यादा गर्म कपड़े लेने चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो वो अपने टेंट में गई और जाकर मेरे लिए एक लंबी बाहों वाली शीप स्किन कोट को लेकर आई। और उस जैकेट को पहनकर जब मैं सैटर्न की गाड़ी में बैठ रहा था तो सैटर्न ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, आहा ड्रोगबा सर। दोस्तों ऊपर पहाड़ों में जो चरवाहे होते हैं उन्हें ड्रॉगबा कहा जाता है। और वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो इसी तरह की जैकेट पहनते हैं ठंड से बचने के लिए। तो इसीलिए सैटर्न ने जब उस जैकेट में मुझे देखा तो ड्रॉगबा कहा। अब दोस्तों चैंग टैंग से निकलने के लिए हमने एक शॉर्टकट लिया। सैटर्न एक ऐसा रास्ता जानता था जो हमें साउथ वेस्ट ले जाता, लगभग सीधा माउंट कैलाश की तरफ। सैटर्न ने बताया कि इस रास्ते में काफ़ी ऊंचे माउंटेन पासिस को क्रॉस करना पड़ेगा, बहुत चैलेंजिंग रास्ता है। लेकिन फिर उसने हमें तसल्ली देते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बस बर्फ ना हो, सब चंगा सी। बर्फ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने सैटर्न से पूछा कि बर्फ होने या ना होने की कितनी उम्मीद है। सैटर्न ने कहा कि पता नहीं सर, ये तो वहीं जाकर पता लगेगा। जब हम रावू की हल्की उठी उठी पहाड़ियों से निकले और शॉर्टकट लिया तो वो शॉर्टकट हमें एक बहुत ही बड़े खुले मैदानों में ले गया जहाँ कुछ भी नहीं था, खुला मैदान पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा। उस खुले मैदान में सिर्फ कुछ गैसेस थीं और वो सूखी घास को चबाते चबाते अचानक ऊपर देखकर हमें घूरती और फिर एकदम तेज़ी से दूर खाली मैदानों में भाग जाती। फिर जब हम लोग आगे गए तो आगे जाकर घास कम हो गई और पत्थर ज़्यादा हो गए और वहाँ हमें एक बड़ा सा झुंड वाइल्ड एस का नज़र आया। वाइल्ड एस मतलब जंगली गधा, एस कहते हैं गधे को। दोस्तों जंगली गधों को देखने से काफ़ी पहले सैटर्न हमें बता चुका था कि अब हमें रास्ते में जंगली गधे मिलने वाले हैं। सैटर्न हमें ऑलरेडी बता चुका था कि हमें रास्ते में जंगली गधे मिलेंगे, हम जंगली गधों के पास में जा रहे हैं। क्योंकि सैटर्न तो सब जानते ही है, गाइड है वो, उसे सब कुछ पता है उन रास्तों के बारे में। अब जहाँ पर बहुत धूल उड़ रही थी गधों के दौड़ने की वजह से, वहाँ सैटर्न ने इशारा करा, उंगली दिखाई और उंगली दिखाते हुए कहा, क्यांग। क्यांग दोस्तों जंगली गधों को ही कहते हैं। जब हम गधों के करीब आए तो मैंने देखा कि पूरा का पूरा झुंड एक साथ तेज दौड़ रहा था।
एक साथ मुड़ना, एक साथ घूमना, ऐसा लग रहा था जैसे वो गधे किसी पहले से बनाए गए ट्रैक के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हों। और उन गधों के दौड़ने की धूल साफ और ठंडी हवा में उड़कर फैल रही थी। अब उस पथरीले रास्ते को पीछे छोड़कर हम दोबारा से पहाड़ियों पर चढ़ने लगे थे और उन पहाड़ियों पर हमें ड्रोगबाज मिले जो बकरियों को चरा रहे थे। ड्रोगबाज कहते हैं चरवाहों को जो भेड़ बकरियां चराते हैं ना। तो वहाँ पहाड़ियों पर कभी कोई मर्द बकरी चरवाता हुआ दिखाई देता था, कभी कोई औरत दिखाई देती थी। इन लोगों ने अच्छे से कपड़ों को लपेट रखा था, अच्छे से पैक हुए हुए थे कपड़ों में, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी ऊपर, तो अच्छे से कपड़े पहन रखे थे, पैक हो रखे थे। और जब भी हमारी गाड़ी वहाँ से गुजरती तो ये लोग गाड़ी को घूर घूर के देखने लगते, और कभी कभी तो जब हम उनके पास से गुजरते थे तो वो हाथ हिलाते वेव करते। जब कभी भी हमारा रास्ता तंग हो जाता था और हमारी गाड़ी भेड़ बकरियों के करीब हो जाती थी तो भेड़ बकरियां फौरन अपनी डायरेक्शन को बदल लेती थीं। गाड़ी के करीब आते ही भेड़ बकरियां अपनी डायरेक्शन को बदल लेती थीं और तेज चलती गाड़ी से दूर हो जाती थीं। और फिर हमें रास्ते में नॉमेड्स मिले। नॉमेड कहते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, घुमक्कड़ आवारा लोग जो इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो नोमैड के टेंट्स लगे हुए थे वहाँ पर, और आमतौर पर उन नोमैड्स के साथ में एक बड़ा सा काला कुत्ता भी रहता था जिसे टिबेटन मैस्टिफ कहते हैं। टिबेटन मैस्टिफ उन नोमैड्स के टेंट के बाहर पहरा देता था खड़ा हुआ। जब ये जानवर हमारी आहट को महसूस करते थे तो अपने बड़े बड़े सर को उठाकर हमें सीधा देखने लगते, जैसे मानो टारगेट को लॉक कर लिया हो। और जैसे जैसे हम उन कुत्तों के करीब जाते वो एकदम से एक्शन में आ जाते, सीधा हमारी तरफ गोली की रफ्तार में दौड़ पड़ते। इन दरिंदों के बड़े बड़े बाल थे और अंधकार से भी ज़्यादा काले थे। आमतौर पर इनके गले में चमकदार लाल रंग का पट्टा पड़ा रहता था और अपने बड़े बड़े जबड़ों से ये ज़ोर से भौंकते थे। ये कुत्ते हमारी गाड़ी से बिल्कुल भी नहीं डरते थे, सीधे हमारे रास्ते पर दौड़ने लगते, जिसकी वजह से सैटन को ब्रेक लगाकर गाड़ी को मोड़ना पड़ता था। कुत्ता लगभग 100 मीटर तक हमारा पीछा करता और फिर धीरे से रुक जाता। जब कुत्ते को लगता है कि हम उसकी ज़मीन से दूर आ गए तो धीरे से रुक जाता था। दोस्तों, पुराने ज़माने में इन खतरनाक टिबेटन मैस्टिफ को तिब्बत से चाइना के इंपीरियल कोर्ट्स में ले जाया जाता था सिल्क रोड के थ्रू। क्योंकि ये डॉग्स बहुत ही ख़तरनाक थे, बहुत ही डेंजरस थे, तो इन्हें चाइना में ले जाया जाता था शिकार के लिए। और इन डॉग्स को एज ए ट्रिब्यूट लेके जाया जाता था। ट्रिब्यूट कहते हैं जब आप किसी को गिफ्ट देते हो, किसी को ऑफरिंग देते हो। और ट्रिब्यूट आप ऐसी चीज़ का देते हो जो बहुत ही कीमती हो, जो बहुत ही शानदार हो। तो ये डॉग्स इतने ज़्यादा पावरफुल थे, इतने डेंजरस थे कि इन्हें एज ए ट्रिब्यूट दिया जाता था चाइना के इंपीरियल कोर्ट्स में। तो घुमा फिरा कर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो टिबेटन मैस्टिफ डॉग्स कितने खूंखार थे, कितने डेंजरस थे, कितने बढ़िया थे। दोस्तों, अब हमें बहुत दूर स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखने लग गए थे, ऐसे पहाड़ जिनकी चोटी बर्फ से ढकी हुई थी। फिर हम एक वैली में घुस गए जहाँ नदी बहुत चौड़ी थी और उस नदी का ज़्यादातर हिस्सा बर्फ से जमा हुआ था और सूरज की रोशनी में वो जमी हुई बर्फ चमक रही थी और हमारा रास्ता भी नदी के किनारे पर ही था। जैसे जैसे नदी मुड़ रही थी हमारा रास्ता भी वैसे वैसे मुड़ रहा था और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे तो वैली पतली होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों तरफ की पहाड़ियाँ आपस में मिल रही हों। जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो नदी पतली होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि पहाड़ियाँ आपस में मिल रही हों। अब रास्ते के मोड़ और ज़्यादा शार्प हो गए, जिसकी वजह से रास्ते में और ज़्यादा झटके लगने लगे। सैटन अब तीसरे गियर में गाड़ी को चला रहा था, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे थे ना, तो पहले या दूसरे गियर में तो चला नहीं सकते थे, तीसरे गियर में ही चलानी पड़ रही थी गाड़ी को। और वहाँ ऊंचाई पर बड़े बड़े पत्थर थे और उन बड़े बड़े पत्थरों पर चमकदार ऑरेंज रंग का लाइकन लगा हुआ था। आप देख सकते हैं लाइकन इस तरह का होता है, ऑरेंज रंग का, और ना तो ये पूरी तरह से पौधा होता है और ना ही पूरी तरह से फंगस होती है, पौधे और फंगस का कॉम्बिनेशन होता है। तो लाइकन उगा हुआ था वहाँ पर और पत्थरों के नीचे बर्फ़ भी जमी हुई थी। इस टाइम मुझे अपने कानों में प्रेशर महसूस होने लगा था, तो मैंने अपनी नाक पकड़ी और ज़ोर से सांस छोड़ी और कानों को साफ किया। हमारे सामने एक और मोड़ आया जहाँ से हम बड़ी मुश्किल से गुजरे और सैटन ने गाड़ी को रोक दिया। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि हुआ क्या है, सैटन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, फटाक से गाड़ी से बाहर चला गया। डैनियल भी गाड़ी से उतर गया और डैनियल ने एक्साइटेड होकर कहा, बर्फ। डैनियल के गाड़ी से उतरने पर एक ठंडी हवा का झोंका गाड़ी के अंदर आया। हमारे सामने रास्ते पर एक बड़ी सी सफ़ेद बर्फ की पट्टी पड़ी हुई थी। ये लगभग 15 मीटर तक फैली हुई थी। मैं डैनियल के पास में जाकर खड़ा हो गया और सैटन उस बर्फ़ की पट्टी को चेक करने लगा। उसके ऊपर पैर मारता, उसके ऊपर खड़े होकर देखता, कभी फिसलता कभी संभलता, बीच बीच में उसको ज़ोर ज़ोर से पैर मारकर चेक कर रहा था कि बर्फ़ कितनी मजबूत है।
मैंने अपने रिस्ट वॉच को देखा, अब हम सी लेवल से 5210 मीटर की ऊंचाई पर थे। लेकिन मुझे तो बर्फ़ कोई ख़ास गहरी लग नहीं रही थी, मामूली सी बर्फ़ थी, ज़्यादा नहीं थी वो बर्फ़। लेकिन डैनियल ने मुझे बताया कि ख़तरा बर्फ़ की गहराई से नहीं है। भले ही बर्फ़ बहुत कम हो, ज़्यादा गहरी ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो सतह है, जो लेयर जमी हुई है ना बर्फ़ की, बहुत सख्त है और ये बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि जब इस सख्त लेयर के ऊपर गाड़ी चढ़ेगी तो फिसलेगी गाड़ी, और अगर हम फिसल गए तो गाड़ी उलट भी सकती है। तो ये जो सख्त लेयर जमी हुई है बर्फ़ की, ये बहुत ख़तरनाक है। और उस टाइम हमने देखा कि सैटर्न मुट्ठी भर भरकर मिट्टी की बर्फ़ के ऊपर डाल रहा था ताकि सरफेस कम स्लिपरी हो जाए, मिट्टी जम जाए उसके ऊपर। मिट्टी डालने से क्या होगा कि बर्फ़ की जो पट्टी है ना वो कम फिसलेगी। हम दोनों भी सैटर्न की मदद करने लगे, मिट्टी को डालने लगे बर्फ़ के ऊपर। और जब बर्फ़ पूरी तरह से मिट्टी से ढक गई तो डैनियल और मैं गाड़ी के बाहर ही खड़े रहे ताकि गाड़ी का वेट हल्का हो जाए, गाड़ी में ज़्यादा वजन ना हो, गाड़ी आसानी से उस बर्फ़ की पट्टी को पार कर ले। अब सैटर्न ने गाड़ी को थोड़ा सा पीछे लिया और फिर धीरे धीरे जहाँ पर उसने मिट्टी डाल रखी थी बर्फ़ पर, वहाँ गाड़ी को धीरे धीरे चढ़ाया और बड़ी आसानी से गाड़ी ने बर्फ़ के पूरे पैच को पार कर लिया। ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, आसानी से बर्फ़ को पार कर लिया। 10 मिनट के बाद हम एक और जगह पे रुक गए क्योंकि रास्ता फिर से बंद था। नॉट गुड सर, सैटर्न ने कहा, और सैटर्न फिर से गाड़ी से कूदकर नीचे उतर गया ताकि सिचुएशन को देख सके। दोस्तों, दोबारा से बर्फ़ की वजह से रास्ता ब्लॉक था, लेकिन इस बार सैटर्न ने डिसाइड किया कि वो बर्फ़ के ऊपर नहीं चढ़ाएगा गाड़ी को, बल्कि साइड से घुमाकर पार करेगा। क्योंकि इस बार की जो बर्फ़ थी वो बहुत ज़्यादा खड़ी थी और बड़े बड़े पत्थर भी थे उस पर। अब जैसे तैसे सैटर्न ने उस रास्ते को पार करा और उसकी 4 व्हीलर गाड़ी पत्थरों में झटके खाते हुए चल रही थी। और फिर उसने गाड़ी को मोड़ा नहीं, सीधा चलता रहा और शॉर्टकट लेके मेन रोड पर आ गया। दोस्तों, इस सेंटेंस में हेयर पिन बैंड्स का मतलब होता है बहुत शार्प यू टर्न। तो सैटर्न ने क्या करा, यू टर्न को कट ऑफ कर दिया, मतलब यू टर्न नहीं घुमाई गाड़ी, सीधा ले गया, शॉर्टकट मारा और यू टर्न को स्किप करके डायरेक्ट मेन रोड के ऊपर चला गया। डायरेक्ट पहाड़ पर उसने गाड़ी को चढ़ा दिया, यू टर्न को स्किप करा, कट ऑफ करा और मेन रोड पर जाकर मिल गया। जिसकी वजह से हुआ क्या कि रोड के ऊपर जो ब्लॉकेज था, जो बर्फ़ जमी हुई थी, जो बड़े बड़े पत्थर थे, वहाँ से होकर नहीं गुजरना पड़ा। हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे, धूप भी निकली हुई थी और इस पल मैंने फिर से अपनी घड़ी को देखा और हम लोग 5400 मीटर ऊपर चढ़ चुके थे। और अब मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था क्योंकि हम लोग ऊपर जा रहे थे। तो मैंने अपनी पानी की बोतल से बड़े बड़े घूंट लिए। चढ़ाई चढ़ने के वक्त पानी आपको बहुत मदद करता है। और फिर आखिरकार हम पास के टॉप के ऊपर पहुंच ही गए, जो कि 5515 मीटर ऊपर था। और वहाँ ऊपर एक बड़ा सा कैन ऑफ रॉक्स बना हुआ था। कैन ऑफ रॉक्स इस तरह का होता है, आपने देखा भी होगा, और इसको निशानी के तौर पर बनाया जाता है। और उसे ना डेकोरेट कर रखा था सिल्क के स्कार्फ से, इस तरह के प्रेयर फ्लैग्स लगे हुए थे वहाँ पे। आप अगर इंडिया में ट्रैवल करोगे, पहाड़ों पर जाओगे, तो आपको जगह जगह झंडे लगे हुए मिलेंगे। तो हम सब ने ट्रेडिशन के हिसाब से कैन ऑफ रॉक्स के चारों ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाए। सैटर्न ने अपनी गाड़ी के टायर्स को चेक किया, फिर वो पेट्रोल टैंक के पास में रुक गया और जब उसने अपनी टंकी खोली ना, गाड़ी की टंकी को खोला, तो वहाँ से ज़ोर से ऐसे आवाज़ निकल कर आई। अब देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लो होने की वजह से क्या होता है, फ्यूल ना एक्सपेंड करता है। ये फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, पेट्रोल में ना वेपर होता है, तो जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, जिसकी वजह से पेट्रोल में मौजूद वेपर एक्सपेंड होता है, फैलता है। तो सैटर्न ने जैसी टंकी को खोला ना, तो वेपर का प्रेशर बहुत हाई था उस टाइम पर, वो एकदम से बाहर निकला और ज़ोर की ऐसी आवाज़ आई। और ये आवाज़ मुझे बहुत ही ख़तरनाक लगी, लेकिन सैटर्न को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। वो हंसकर कहता है कि घबराइए नहीं अरे कार स्मोकिंग नहीं कर रही है, घबराइए नहीं। अब हम पहाड़ी की दूसरी साइड से नीचे उतर रहे थे और क्योंकि हम लोग नीचे जा रहे थे तो मेरे सर का दर्द भी ठीक हो गया। जब हम लोग लंच के लिए रुके तो दिन के 2 बज गए थे। हमने गरम गरम नूडल्स खाए एक लंबे से टेंट में। ये टेंट एक वर्क कैंप का हिस्सा था जो कि ड्राई सॉल्ट लेक के ऊपर बना हुआ था। वर्क कैंप का मतलब होता है जो टेम्परेरी टेंट बनाए जाते हैं ना वर्कर्स के लिए। वहाँ पे जो मज़दूर थे, जो काम कर रहे थे, उनके लिए टेम्परेरी टेंट बनाया गया था। वहाँ पर बैठकर हमने गरम गरम नूडल्स खाए और दोपहर के 2 बज रहे थे उस टाइम पे। द प्लेटो इज पॉकमार्क्ड विद सॉल्ट फ्लैट्स एंड ब्रैकिश लेक्स, वेस्ट रीजेस ऑफ द टिथीज ओशन विद बॉडी टिबेट बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कॉलिजन दैट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो, कई 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 सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, ये एरिया होता था गोंडवाना का।
गोंडवाना कहलाता था ये एरिया। इसके अंदर इंडिया भी था, साउथ अमेरिका भी था, अफ्रीका भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, अंटार्कटिका भी था, सब लोग मिले हुए थे ये आपस में। और इधर था आपका टीथीस सी। अब होता क्या है कि अर्थ के नीचे होती है टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। अब होता क्या है, अर्थ गर्म होना शुरू होती है और अर्थ के गर्म होने की वजह से टेक्टोनिक जो प्लेट्स थी वो क्रैक होना स्टार्ट हो गई। टेक्टोनिक प्लेट जब क्रैक हुई तो दरारें बनना शुरू हुई और फिर धीरे धीरे इंडिया अलग होना स्टार्ट हुआ और जाते 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 वो एशिया में जाके टकराया। एशिया में वो नीचे तो जा नहीं सकता था, आगे तो जा नहीं सकता था, जगह नहीं बची थी, तो ऊपर की तरफ चढ़ गया। जो तिब्बत वाला पार्ट था, जो हिमालयाज वाला पार्ट था ना, वो ऊपर की तरफ चढ़ गया और इसे ही कहा जाता है कॉन्टिनेंटल कॉलिजन। ठीक है, जो तिब्बत वाला पार्ट था, जो हिमालयाज थे, वो ऊपर की तरफ चढ़ गए और टीथीस ओशन गायब हो गया। और इसी वजह से तिब्बत में जगह जगह के ऊपर ड्राई सॉल्टी लेक्स बने हुए, क्योंकि बहुत बहुत टाइम पहले यहाँ पे टीथीस ओशन हुआ करता था। अब टीथीस ओशन तो डिसअपेयर हो गया, तो वहाँ जो तिब्बत में लेक्स थे वो सूख गए, वो अब ड्राई लेक्स बन चुके हैं। इंग्लिश की क्लास में आपकी ज्योग्राफी भी पढ़ा दी है मैंने। देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं चाहूँ ना 10 मिनट में आपकी पूरी कहानी को ट्रांसलेट कर दूँ, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ना आपके। तो प्लेटो का मतलब होता है ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा सा टुकड़ा जो ऊंचाई पर हो। और यहाँ पर प्लेटो कहा गया है तिब्बत को, क्योंकि तिब्बत जो है ना वो ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है। मैंने आपको बताया ना कि इंडिया अलग हुआ और एशिया में जाकर मिला, तो तिब्बत वाला जो हिस्सा था वो ऊपर की तरफ उठ गया। पॉकमार्ट का मतलब होता है छोटे छोटे से गड्ढे। ब्रैकिश लेक्स का मतलब है कि उन लेक्स का पानी हल्का सा नमकीन था, सॉल्टी था। तो उस जगह के बारे में बताया गया है। और वो जगह ना बहुत ही बिजी थी, वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे, मजदूर काम कर रहे थे। दरअसल वहाँ पे काम होता है नमक का। तो मजदूरों के पास में कुल्हाड़ियाँ थीं, फावड़े थे, और उन्होंने गर्म कपड़े पहने हुए थे, और उनके जो बूट्स थे, जो जूते थे, वो नमक में संधे हुए थे। वहाँ सभी लोगों ने सनग्लासेस को पहन रखा था, क्योंकि जो सॉल्ट लेक होता है ना, उसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो चमकता है। तो धूप की चमक से बचने के लिए सभी लोगों ने सनग्लासेस को पहन रखा था वहाँ पे। अब नीले रंग के ट्रक्स लगातार लाइन से वहाँ से निकल रहे थे और उन ट्रक्स के ऊपर नमक लदा हुआ था। शाम के टाइम तक हम लोग हॉर नाम के एक छोटे से शहर में पहुँच गए थे, और ये शहर मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे पर था। लहासा से हम लोग आ रहे थे और ये रूट कश्मीर की तरफ जा रहा था। और ये हाईवे पुराने ज़माने वाले ट्रेड रूट को फॉलो कर रहा था। जब लोग पुराने ज़माने में तिब्बत से कश्मीर में आते थे व्यापार करने के लिए, उस टाइम पर ये वाला रूट फॉलो होता था। तो हम लोग अभी बीच में हॉर्न नाम की जगह पर एक छोटे से शहर में पहुंच गए थे। अब डैनियल ने यहाँ पर कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ, हमें सिर्फ हॉर्न तक ही छोड़ने के लिए आया था वो। और उसने ट्रक में बैठकर लहासा वापस जाने का इंतज़ाम भी कर लिया था। मैंने और सैटन ने टायर रिपेयर शॉप के बाहर डैनियल को अलविदा कहा। अब दोस्तों, आगे का सफ़र कैसा रहेगा, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, और सैटन का क्या होगा, क्या वो मेरे साथ में रहेगा, क्या मैं कोरा के लिए वाकई में जा पाऊंगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको आगे की कहानी मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।